नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं विशेष के एक और विशेषांक के साथ। आज चर्चा करेंगे चुनावी प्रणाली में बसी खामियों की। चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चिन्हित है। इसके मार्फत हम अपने जीवन और समाज में चुनाव प्रणाली के महत्व को समझ सकते हैं। पर क्या समय समय पर चुनाव कराने भर से ही यह साबित होता है कि हम एक प्रभावी लोकतंत्र हैं? शायद नहीं, पर यह चुनाव ही है जो चुने गए लोगों की गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है। तो चलिए नजर डालते हैं चुनाव प्रणाली में बसी उन दरारों और खामियों पर, जिन पर चर्चा तो हम करते हैं, पर जिनका निस्तारण अक्सर वर्क इन प्रोग्रेस ही रहता है। हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को आज के हालात के लिए दोषी करार देते हैं, पर क्या ये प्रणाली वैक्यूम में काम कर रही है? जानकारों की माने तो व्याप्त दोष में समाज की साफ हिस्सेदारी है। हमारी राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार समाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया है और हमारी राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिए समाज और उसके उपतंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि हमारे चुनावी तंत्र की खामियों को दूर करने के लिए वक्त वक्त पर कोशिशें होती रही हैं। इसके लिए कई समितियों का गठन भी हुआ था, जिनमें चुनाव कानूनों में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति, जो कि 1972 में बनी थी और जिसका मुख्य सुझाव सरकार द्वारा चुनाव का वित्त पोषण करना था। दूसरी समिति जयप्रकाश नारायण समिति 1974, मुख्य सुझाव मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में बदलाव। तारकुंडे समिति 1978, मुख्य सुझाव सरकार द्वारा चुनाव का आंशिक वित्त पोषण। दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990, मुख्य सुझाव किसी भी उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति न हो। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998, मुख्य सुझाव वित्त पोषण धन के रूप में नहीं होना चाहिए और इसका कुछ भार राज्यों को भी उठाना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इलेक्टोरल लॉज 1999, मुख्य सुझाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। बदलाव आए भी हैं, पर फिर भी जनता का विश्वास जीतने के लिए अभी काफी काम करना है। तो आइए चुनाव आयोग और अन्य जिम्मेदार तबकों द्वारा इंगित की गई खामियों और प्रस्तावित सुधारों पर नजर डालते हैं। पहली समस्या कोई नई नहीं है। अक्सर उम्मीदवार सजा के सभी मामलों और उनके खिलाफ लंबित आरोपों का खुलासा नहीं करते हैं। वो अपनी संपत्ति, देनदारियों, आय और शैक्षिक योग्यता के बारे में भी गलत और आधी अधूरी जानकारियां प्रदान करते हैं। लोगों को यानी वोटरों को ये जानने का अधिकार है कि वो किसके लिए मतदान कर रहे हैं। क्या उम्मीदवार निर्वाचित होने लायक है? क्या वो एक प्रभावी दूरदर्शी नेता हो सकता है? इस मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए मीडिया में तमाम रचनात्मक स्वर उभर रही हैं। आइए सर, आइए सर। नमस्कार। अरे सर को नमस्कार करो। मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। अरे आइए ना सर, बैठिए। रामू काका, सर के लिए भी एक चाय। अच्छा सर, वैसे मतलब आपका भंवरलाल भंडारी। और क्वालिफिकेशन? चलिए छोड़िए, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए। 25 साल से हैं इस लाइन में। सर वर्क एक्सपीरियंस मतलब कंस्ट्रक्शन, वाटर वर्क्स, इंजीनियरिंग। अच्छा, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? सर इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? कौन सा जॉब? देश को चलाने का जॉब सर। आम आदमी की गवर्नर में रुचि तो देखिए आप, इलेक्शन कमीशन की तरफ से देख रहे हैं आप, स्वीप प्रोग्राम आ रहा है, हर रोज़ जो है उनको एड्स दे रहे हैं। दिल्ली में भी तो छोड़िए, बाहर शहरों में बहुत प्रोग्राम होते हैं, उनके नुक्कड़ मीटिंग्स होती हैं, जुलूस निकालते हैं, बच्चों के लिए खेलें करते हैं, उनको बुलाते हैं, बड़ों को बुलाते हैं। तो इस तरह से जो रुचि तो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जानकार कहते हैं कि शपथ पत्र को पारदर्शी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए।
फिलहाल 1996 और उसके पहले के लोकसभा चुनाव के दौरान सामान्य उम्मीदवार के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कुल 500 रुपए और एससी तथा एसटी उम्मीदवार के लिए 250 रुपए हुआ करती थी, पर गैर गंभीर उम्मीदवारों को रोकने में ये नाकाफी थी। 2009 में इसमें बदलाव लाया गया, जो कि 1 फरवरी 2010 को वीडी एक्ट सेक्शन 41 के तहत लागू हुआ। आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 341A के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होती है। यह रकम एससी एसटी उम्मीदवार के लिए 12,500 रुपए है। इस कदम से उन तमाम गैर गंभीर उम्मीदवारों पर काफी हद तक नकेल लगी है, जो केवल चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के इरादे से नामांकन दाखिल करते हैं। इससे अनावश्यक खर्च, तनाव, कानून और व्यवस्था के रखरखाव में कठिनाई, अधिक बैलेट मशीन के इस्तेमाल में कमी आई है। कई नागरिक संगठनों की तरफ से एक चिंता और जताई गई है, और वो ये कि अभी कोई भी नागरिक 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। अगर वो उम्मीदवार दोनों सीटों से जीतता है और किसी एक क्षेत्र का चयन करता है, तो फिर होने वाले उपचुनाव में अनावश्यक धन खर्च होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दायर हलफनामे में चुनावी सुधारों पर अपने 2000 के प्रस्तावों का हवाला दिया है और चुनाव में संशोधन करा ऐसी व्यवस्था की मांग की है जिसके तहत कोई व्यक्ति एक से अधिक सीटों से चुनाव न लड़ पाए। चुनाव आयोग ने यह भी सुझाव रखा है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने और जीतने वाले व्यक्ति को उपचुनाव के लिए धन की एक उपयुक्त राशि जमा करानी होगी, जो विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 लाख और लोकसभा उपचुनाव के लिए 10 लाख हो। फिलहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अगली विकट समस्या राजनीति के अपराधीकरण की है, जो पूरी चुनाव व्यवस्था को तनाव देती है। एक उम्मीदवार अपने कार्यों, आचरण या आदर्शों के बजाय बहुबल या धन शक्ति से विजयी हो जाता है। इस जीत के लिए वो बड़े व्यवसायी और अपराधियों की मदद लेता है। बदले में वो इन असामाजिक तत्वों को उपकृत करने के लिए अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल करता है और इन सब के अंत में फजीहत होती है समाज की। आज लॉ ब्रेकर्स बनाम लॉ मेकर्स की बहस गर्म है और जानकारों के मुताबिक इसकी कई वजहें हैं, जैसे न्यायिक प्रणाली में लंबे समय तक देरी, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार में वृद्धि, कम मतों में भी जीत का प्रावधान, अशिक्षा और गरीबी की व्यापकता। जिस व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और जहां अदालतें उसकी संलिप्तता को लेकर संतुष्ट हैं, उसे चुनावी अखाड़े से दूर रखा जाना चाहिए। और जानकार मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से चुनावों में पारदर्शिता में सुधार होता है। कुछ तो 2 बैलेट प्रणाली और नकारात्मक वोट प्रणाली की भी बात करते हैं, जिससे आपराधिक तत्व हतोत्साहित होंगे। फिलहाल सरकार चुनाव में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से लड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठा रही है, जैसे किसी भी उम्मीदवार को इन संगीन आरोपों के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, जिनमें राष्ट्रद्रोह, जंग छेड़ने का षड्यंत्र, हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती या ऐसा कोई भी कार्य जो समुदायों में शत्रुता पैदा करे। उस वक्त एपी शाह जो थे वो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, तो उनको ये रेफ़र किया था। तो उस केस में जो शाह साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें यही कहा था उन्होंने भी हमारे रिकमेंडेशन को एग्री किया था कि ये जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके खिलाफ पता नहीं कितने मुकदमे चल रहे हैं और बड़े हेनस क्राइम्स हैं। इन सब के बावजूद लोग उनको कन्विक्ट मतलब क्रिमिनल समझते हैं, लेकिन हमारा जो कानून है आज की तारीख में वो यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की तब आती है जब कन्विक्शन हो जाए। तो उस कमीशन ने जो एपी शाह की रिपोर्ट ने भी हमारी बात को माना था कि हाँ वाकई इस चीज़ को रोकना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16वीं लोकसभा में पुलिस रिकॉर्ड्स वाले सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी, जो कि लगभग 34% है। ये 2009 में 30% थी और 2004 में 24% थी। ये सवाल रहा है कि राजनीतिक समुदाय को चुनाव सुधारों से परहेज क्यों है। इस मुद्दे पर ना जाने कितने कागज काले किए जा चुके हैं और ना जाने कितने डिबेट्स हो चुके हैं, पर बदलाव बेहद सुस्त रहा है। वजह अमूमन एक ही दी जाती है कि दोषी साबित होने तक
हर कोई निर्दोष है। ठीक है, यह भी हो सकता है कि ठीक चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिद्वंदी झूठे आरोप लगा सकते हैं, पर यह सिर्फ आधी हकीकत है। कुछ बरस पहले लॉ कमीशन ने एक रास्ता सुझाया था कि कम से कम उन मामलों में जहां अदालतों ने आरोप तय किए हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। चलिए, एक बार एफआईआर पर विश्वास ना किया जा सके, पर अदालतें स्वतंत्र हैं और आरोप तय करने के समय न्यायिक विवेक का उपयोग करती हैं। चुनाव सुधार के लिए अन्य बड़ा क्षेत्र धन शक्ति है, जहां बड़ी मात्रा में काला धन भी है। अब सुधार के कुछ प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा जरूर हो रहे हैं, पर इसका श्रेय चुनाव आयोग और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को जाता है जो व्यवस्था से बाहर काम कर रही हैं। इस सक्रियता के कारण पार्टियों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ रहा है। चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कितना खर्च किया है, ये प्रदर्शित करते हुए अब उन्हें हलफनामा दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का खर्च बढ़ाकर अब 50 से 70 लाख के बीच कर दिया है। वही विधानसभा चुनाव के लिए ये 20 से 28 लाख के बीच तय हुआ है। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक दलों द्वारा खातों का रखरखाव पारदर्शी न रखने का है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के मित्रों और समर्थकों द्वारा किए गए चुनाव खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च के रूप में आरपीए की धारा 77 के उपखंड 1 के मुताबिक नहीं गिना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत ऑब्जर्व किया है कि इससे चुनाव के परिणाम पर काले धन की छाया गहराई है। इस चुनौती को स्वीकारते हुए चुनाव आयोग ने एक नया प्रभाग बनाया है और आयकर सेवा से वरिष्ठ अधिकारियों को इससे जोड़ा है। आयोग इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ भी नियमित रूप में संपर्क में रहता है ताकि स्थिति पर नियमित नजर रखी जा सके। आयोग ने चुनाव खर्च के नए व्यय दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इससे चुनाव के दौरान भारी मात्रा में अवैध धन पकड़ा गया है। 22 अप्रैल 2019 तक चुनाव आयोग की देखरेख में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा छापामारी में 3,118 करोड़ रुपए मूल्य तक की जब्ती हुई है। इसमें 730 करोड़ रुपए से अधिक नकद, 234.85 करोड़ रुपए की शराब, 1,169 करोड़ रुपए नशीले पदार्थों के रूप में, 937 करोड़ रुपए कीमती धातुओं के रूप में बरामद किए गए हैं। ये बरामदगी और आंकड़े साफ बता रहे हैं कि चुनाव आयोग और उससे जुड़ी एजेंसीज चुनाव संपन्न होने तक हाई अलर्ट पर हैं। जाहिर है कि इन कठोर रिश्तों से राजनीतिक दलों के साथ आयोग के रिश्तों पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला, पर जनतंत्र और जनता के रिश्ते जरूर विश्वास की कुछ और सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। जिन लोगों के खिलाफ बड़े सीरियस मुकदमे चल रहे हैं, तो उनको अगर टेम्परेरीली आप जब तक एक कोर्ट फैसला ना करे, उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने मत दीजिए। लोगों में कम से कम ये होगा, और फिर उससे ये भी एक फ़ायदा होगा कि जो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे वो चाहेंगे कि हमारे मुकदमे जल्दी से जो है वो कोर्ट्स फैसले करें। दूसरा सबसे बड़ी जो आजकल की एक और समस्या है वो ये है कि पैसे का बहुत जो है ना दुरुपयोग हो रहा है। तीसरा जो मैं एक चुनाव सुधार मैं चाहता हूँ वो ये है कि आज की तारीख में जो कैंडिडेट जो खर्चा करता है अपना इलेक्शन की, तो उस पर एक सीमा है। जैसे दिल्ली में है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर तो कोई लिमिट नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकती है अपने कैंडिडेट्स वगैरह के लिए, उनकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो उससे जो है छोटी पार्टियां तो वो बड़ी बड़ी पार्टियों के मुकाबले में चुनाव के कंपैरिजन में तो नहीं आती हैं। तो इस वजह से उन पर भी, हर पॉलिटिकल पार्टी पर भी एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप जो है खर्च जो है अपने चुनाव में अपने कैंडिडेट्स पर नहीं करेंगे। मीडिया में एक और विषय पर अक्सर चर्चा होती है कि क्या सरकारी अधिकारियों को सक्रिय राजनीति से परहेज करना चाहिए। तमाम अधिकारी इस्तीफा दे लोक सेवकों के रूप में उनकी सेवा के आधार पर वोट हासिल करते हैं। एक अच्छा नौकरशाह एक अच्छा राजनीतिक भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जानकार आरपीए की धारा 77 की उपधारा 1 को भी हटाने की मांग करते रहे हैं। उनके मुताबिक अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के कम से कम 5 बरस तक सक्रिय राजनीति से बाहर रखना चाहिए
और किसी भी पार्टी को किसी व्यक्ति को तब तक टिकट नहीं देना चाहिए जब तक कि उसने कम से कम 2 साल तक पार्टी की सेवा ना की हो। ये हॉर्स ट्रेडिंग और राजनीति के व्यवसायीकरण को भी काफी हद तक रोकेगा। एक और बढ़ती समस्या गैर गंभीर पंजीकृत राजनीतिक दलों की है। वर्तमान चुनाव कानूनों और आयकर अधिनियम के तहत दोषपूर्ण प्रावधान भी बढ़ते गैर गंभीर पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक वर्तमान में 2000 से अधिक राजनीतिक दल हैं, पर कुछ ही हैं जो किसी भी समय गंभीरता से चुनाव लड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत करने की शक्ति जरूर है, लेकिन उसका पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अक्सर इस तरह के गैर गंभीर राजनीतिक दलों का दुरुपयोग करछूट और काले धन को सफेद करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो इस प्रवृत्ति को आयकर अधिनियम की धारा 13A, 80 GGB और 80 GGC को खत्म करके काफी हद तक किया जा सकता है, जो कि राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और प्राप्त योगदानों के लिए उपलब्ध छूट के संबंध में है। तो ये थी कुछ गंभीर खामियां जिन पर हमने बात की। आगे इस दिशा में ताजा क्या कुछ हो रहा है, चलिए जानते हैं। जनवरी 2013 में कानून और न्याय मंत्रालय ने 20वें विधि आयोग से अनुरोध किया था कि वो चुनाव सुधार के मुद्दे पर संपूर्णता से विचार करें और व्यापक उपाय सुझाएं। आयोग ने जिन 8 प्रमुख मुद्दों को सूचीबद्ध किया था वो थे राजनीति का अपराधीकरण, उम्मीदवारों की अयोग्यता पर विचार, अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करना, झूठे हलफनामे पर दंड तय करना, चुनावी खर्चों का राज्य वित्त पोषण और राजनीतिक दलों को चंदा, राजनीतिक दलों के आचरण का नियमन और चुनावी विवादों का निपटारा, और साथ में चुनावी अपराधों की सजा में वृद्धि। आयोग रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में काम कर रहा था कि तभी सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2013 को उससे अनुरोध किया कि वो राजनीति के अपराधीकरण और गलत हलफनामा दाखिल करने जैसी चुनावी कुरीतियों पर फरवरी 2014 तक अपनी राय दे। आयोग ने इन 2 मुद्दों पर 1 फरवरी 2014 को तमाम हितधारकों से विचार परामर्श किया। इसकी परिणति विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट के रूप में हुई, जिसका शीर्षक इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशंस था। इसकी सिफारिशों को 24 फरवरी 2014 को सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया गया। फिलहाल 244वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने संविधान के 10वें शेड्यूल में संशोधन के मद्देनजर सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से इन मुद्दों पर राय विचार मांगे, जिनमें विलय और विभाजन की अवधारणा, चुनाव याचिकाओं के निस्तारण में तेजी, आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा देना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत वापस बुलाने का अधिकार, अस्वीकार करने का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प यानी नोटा, स्वतंत्र उम्मीदवारों की वैधता, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार, पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाना, चुनाव अवधि के दौरान जनमत सर्वेक्षण को विनियमित करना। रिपोर्ट का लक्ष्य संबंधित मुद्दे और सुझाव में संशोधन कर संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 सहित अन्य कानून के माध्यम से हमारी चुनावी व्यवस्था को मजबूत करना था। पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सबसे अधिक तवज्जो चुनाव वित्त सुधार को दी। NCRWC के 2001 के परामर्श पत्र के मुताबिक चुनाव में असल खर्च तय सीमा से 20 से 30 गुना अधिक होता है। ये चुनाव में काला धन और नकद की मांग बढ़ाता है। शायद यही वजह है कि विधि आयोग ने चुनाव वित्त सुधार पर बल देते हुए इसे सुधार की सबसे अहम कड़ी माना है। ये मुद्दे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ चुनाव नियमों के संचालन 1961, कंपनी अधिनियम 2013 और आयकर अधिनियम 1961 से जुड़े हुए हैं। धन बल किस हद तक देश के चुनाव में बेवस्त हो चुका है, उसकी बानगी सुप्रीम कोर्ट के PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में दिखती है। भारत में चुनावों में बड़ी मात्रा में धन की जरूरत एक कड़वी सच्चाई है। इसके लिए निर्धारित खर्च की सीमा निरर्थक साबित हुई है और जिसका शायद ही पालन किया जाता है। नतीजतन एक शिक्षित और ईमानदार नागरिक के लिए चुनाव लड़ना और जीतना लगभग नामुमकिन होता है।
इससे राजनीतिक हलकों में भ्रष्टाचार भी एक मजबूरी बन जाता है, जो अंततः सारी व्यवस्था को अपनी चपेट में लेकर सुस्त और कमजोर बना देता है। अक्सर ऐसे चुनावी धन का स्रोत अपराध में छिपा होता है। चुनावों में बेहिसाब धन आपराधिक तत्वों द्वारा इस उम्मीद में लगाया जाता है कि चुनाव के बाद वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और दलाली पर काबिज हो सकेंगे। आरपी एक्ट 2 हैं, एक 1950 का है, एक 1951 का है। 1950 में तो यही है जिसमें क्या वोटर का नाम और कटता है, जुड़ता है, उसमें तो मुझे कोई ज़्यादा कोई ख़ास अमेंडमेंट की ज़रूरत नज़र नहीं आती। लेकिन 1951 में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का प्रोसेस है, वो सारा 1951 में है। तो उसमें हमने बहुत सारी कमियां हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक अपनी कमेटी भी बनाई थी रिव्यू करने के लिए, तो वो रिव्यू अभी शायद कंप्लीट नहीं हुआ। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 27% या 2208 कैंडिडेट्स करोड़पति थे और सारे 8163 कैंडिडेट्स की औसत संपत्ति 3.16 करोड़ थी। आपको बता दें कि 2009 में करोड़पति कैंडिडेट्स का प्रतिशत 16 था। 2014 के चुनाव के समय ये सीमा बढ़ाई गई थी और उसको बढ़ाकर लोकसभा के चुनाव के लिए 70 लाख कर दिया गया था और स्टेट के इलेक्शंस के लिए 28 लाख कर दिया गया था। लेकिन हम सब जानते हैं और पॉलिटिशियंस खुद भी बोलते हैं कि आजकल जो खर्चा है वो करोड़ों में होता है। कोई 8 से 10 करोड़ बोलता है, कोई इससे भी ज़्यादा एक कैंडिडेट खर्च कर रहा है। ये जो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट देते हैं कोई भी सही खर्चा उसमें नहीं दिखाता, सब उसमें 60 से 65% का खर्चा दिखाते हैं। तो इसके ऊपर एक नए तरीके से विचार करना पड़ेगा। कई लोग स्टेट फंडिंग के बारे में बोलते हैं और बहुत से सुझाव दिए गए हैं क्योंकि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो 20वें विधि आयोग की पहल को चुनाव सुधार के क्षेत्र में सबसे ताजा प्रयास माना जा सकता है और उसके मुताबिक मोटे तौर पर जिन मुद्दों पर फौरी ध्यान जरूरी है वो है चुनाव में वित्त पारदर्शिता बढ़ाना, खामियों को दूर करना, चुनाव का राज्य वित्त पोषण की व्यवहारिकता पर विचार करना, राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को विनियमित करना, चुनाव आयोग को और सशक्त और प्रभावशाली बनाना तथा देश में चुनाव को सिंक्रोनाइज करना। क्योंकि भारत का निरंतर चुनावी चक्र जो औसतन साल में लगभग 2 से 3 चुनाव कराता है, शासन से सरकार का ध्यान भी भटकाता है और उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का लागू रहना सरकारों को नई नीति जारी करने से रोकता है। इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ता है। जाते जाते चंद बातें और, ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव भारत में होते हैं, पर क्या आप देश के वोटरों का संख्या बल जानते हैं? आपको जानकर अचरज होगा कि यूरोप के सारे 50 और दक्षिण तथा सेंट्रल अमेरिका के सारे 20 देशों की जनसंख्या से ज्यादा वोटर हैं हमारे देश में। क्या आप जानते हैं कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट में स्टेट फंडिंग की बात तो की थी, पर इस सुझाव को उसने सारे राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और वित्तीय पारदर्शिता से जोड़ा था। कोई नई बात नहीं कि आज भी ये महज एक सुझाव ही है। क्या आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत बूथ कैप्चरिंग की स्थिति में चुनाव आयोग के पास चुनाव खारिज करने या रोकने का अधिकार है, पर कैश फॉर वोट जैसी कुरीति रोकने के लिए उसके हाथ बंधे हैं। अभी 2019 के आम चुनाव में तमिलनाडु में वेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव धन शक्ति के बेजा इस्तेमाल के चलते रद्द कर दिया गया था। इस केस में राष्ट्रपति ने पोल पैनल द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सीट पर चुनाव कराने की अधिसूचना को रद्द कर दिया। वेल्लोर में मतदान 18 अप्रैल को तय था। चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल को आयकर विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर एक राजनीतिक पार्टी के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद ये फैसला लिया। इस पार्टी के ऑफिस पर की गई रेड में करोड़ों रुपए की अवैध नकदी मिली थी। आरोपित उम्मीदवार को पुलिस ने दायर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत बुक भी किया है।
ये वाकया बताने का मतलब ये है कि अभी चुनाव आयोग की शक्तियों में इजाफा करने की जरूरत है, जो सिर्फ हमारी संसद कर सकती है, संसद में बैठे लॉ मेकर्स कर सकते हैं। तो लिहाजा गेंद उनके पाले में है। एक समस्या और जो सीधे आम वोटर से जुड़ी है। ये आम शिकायत है कि आप सब परिवार पोलिंग स्टेशन उम्मीदों की माला फेरते हुए जाते हैं और वहां लगी लाइन में पसर जाते हैं। फिर घंटों तेज धूप में खड़े रहने के बाद आपका नंबर आता है। फिर आप वोटिंग लिस्ट में अपना नाम नदारद पाते हैं। फिर मौजूद अधिकारियों से थोड़ा हील हुज्जत करने के बाद आप सूनी उंगली लिए लौट आते हैं, बगैर इस महापर्व में आहुति दिए। फिर तंत्र और सरकार को आशीर्वाद देते हुए सारी कड़वाहट एक प्याला चाय के साथ अंदर गटक कर फिर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं कि चलो 5 बरस बाद देखेंगे। ये स्क्रिप्ट ना जाने कितने घरों में कितनी बार लिखी जाती है, पर हमने आपकी तरफ से ये मुद्दा चुनाव आयोग से जुड़े रहे अधिकारियों के सामने उठाया। आखिर जानकारी होगी तो कुछ तो करेंगे आप। ये एक बहुत बड़ा तबका है। एनआरआईज करीब 1.5 करोड़, माइग्रेंट वर्कर्स 5 करोड़, बाकी स्टूडेंट्स और दूसरे लोग, ये भी काफ़ी साइजेबल नंबर है। तो 90 करोड़ वोटर में से ये करीब 10 करोड़ के लगभग हो जाते हैं, जो कि 12-13% हैं। ये लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी ट्रेवेस्टी है और इसको किसी न किसी तरह से कोशिश होनी चाहिए कि इनको वोट डालने के लिए फैसिलिटेट किया जाए। इसके संबंध में एक पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें इन तीनों तबकों के लिए, एनआरआईज, माइग्रेंट वर्कर्स और दूसरों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर रहा है, वो सब उन्होंने अपने रिटर्न में बताया था। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों पर भरोसा करना होगा और चुनाव उनका आधार है। फिलहाल चुनाव सुधार का सफर जारी है और खामियां चिन्हित की जा रही हैं। उनका हल कैसा हो, इस पर भी संवैधानिक संस्थाओं में मंथन जारी है। कुछ मामले कोर्ट में हैं तो कुछ संसद में। और हां, आपको एक और सच से रूबरू कराते हैं, और वो ये कि जब ये समितियां और संस्थाएं आपसे सुझाव मांगती हैं तो 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले इस देश में कुछ ही हाथ उठते हैं। ये कितना सही है वो आप खुद तय करिए। बाद में आलोचना के तीर कहीं नहीं जाते। आपकी भागीदारी तो इस जनतंत्र की बुनियाद है। तो आज इतना ही। आपके सुझाव और आलोचना का हमें इंतजार रहेगा। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।